यह कहानी हमारे गांव की काली चुड़ैल के बारे में है। गांव के लोगों का कहना है कि वह जंगल के किनारे पर बने बरगद के पेड़ पर रहती है और वहां से गांव के बच्चों को देखती रहती है, और जो बच्चा उसे पसंद आता है वो उस बच्चे को अपना शिकार बनाने के लिए तैयार रहती है। पर वो चुड़ैल इस गांव में नहीं आ सकती, क्योंकि हमारे गांव में हनुमान जी का मंदिर है और उसे गांव के बाहर उस बरगद के पेड़ पर बांध रखा है। इसलिए वो चुड़ैल किसी बच्चे का उसके पेड़ तक आने का इंतजार करती है और फिर उसे अपने वश में करके मार कर खा जाती है। ऐसा गांव के सभी लोग बोलते हैं। इसलिए इस गांव का कोई भी बच्चा जंगल के किनारे पर खड़े उस बरगद के पेड़ के पास नहीं जाता है। यह सब बातें सोनू शहर से आए अपनी मौसी के लड़के पिंटू से कह रहा था। पिंटू शहर का था और उसे इन सब बातों पर विश्वास नहीं था, और वैसे भी ये बच्चे 10 से 12 वर्ष की उम्र के थे। पिंटू उनसे बोला, हा हा हा, यह सब झूठ है दोस्तों, गांव के लोग आपको झूठ बोलते हैं। तो सोनू उससे बोला, नहीं, यह सब सच है और हम रात में तुम्हें उस चुड़ैल की आवाज़ सुना सकते हैं। तो पिंटू बोला, चलो ठीक है, आज शाम हम सभी इसी जगह मिलेंगे और फिर सब मिलकर उस चुड़ैल की आवाज़ सुनेंगे। ठीक शाम के 6:30 बजे सभी बच्चे पिंटू और सोनू सहित उस जगह पर इकट्ठा हो गए। तब सोनू उनसे बोलता है कि हमें उस चुड़ैल की आवाज़ यहाँ पर सुनाई नहीं देगी। इसके लिए हमें उस पुराने खंडहर के अंदर जाना होगा जो गांव के सबसे आखिर में बना हुआ है। सभी बच्चे उस जगह जाते हैं और सब वहाँ जाकर उस चुड़ैल की आवाज़ सुनने की कोशिश करते हैं, पर उनमें से किसी को भी उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। तब पिंटू बोलता है कि मैंने तो पहले ही कहा था, गांव वाले बस बच्चों को डराने के लिए उस चुड़ैल की कहानी बताते रहते हैं। सभी बच्चे बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, रोज़ वो चुड़ैल रात में हंसती है और सभी से बोलती है कि मेरे पास आओ, मैं भूखी हूँ। ऐसा कहकर सब बच्चे उस जगह से जाने लगे और पिंटू भी उनके साथ साथ उनका मजाक उड़ाते हुए जा रहा था। सब बच्चे आगे थे और पिंटू उनके पीछे पीछे चल रहा था। थोड़ी ही दूर गया होगा कि तभी उसे किसी के हंसने की आवाज़ आई और किसी ने कहा कि हा 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 हा, मेरे पास आओ पिंटू, मैं भूखी हूँ। पिंटू यह सब सुनकर डर गया और कांपने लगा। उसके मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी, पर किसी तरह उसने अपने भाई सोनू को आवाज़ लगाई। तो सोनू और बाकी के सभी बच्चे उसके पास दौड़कर आए और बोले, अरे तुझे क्या हो गया है, तू काँप क्यों रहा है? वो बोला कि मैंने अभी किसी को मेरा नाम लेते हुए सुना है, क्या तुम सभी ने भी सुना था? सब बच्चे बोले, नहीं, हमने तो कुछ भी नहीं सुना। सभी बच्चे बोलते हैं कि हमने तो तुझे पहले ही कहा था कि वो चुड़ैल की कहानी सच्ची है। सबने उसे उठाया और उससे कहा कि चलो अब चलते हैं, कहीं वो चुड़ैल हमें देख ना ले। सभी बच्चे अपने अपने घर लौट आते हैं और पिंटू और सोनू भी अपने घर को लौट आते हैं। सब कुछ सही चल रहा था। दोनों बच्चों ने खाना खाया और फिर दोनों सोने चले गए। पर इधर पिंटू की हालत खराब हो गई थी, उसे नींद ही नहीं आ रही थी। थोड़ी देर बाद उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है। वो जो कोई भी थी उसे बाहर बुला रही थी। पिंटू को बहुत डर लग रहा था, पर पता नहीं क्यों वो उस आवाज़ की तरफ खिंचा चला जा रहा था। वो घर से बाहर निकला और उसने देखा कि सामने एक काले कपड़े पहने एक औरत उसकी ओर अपनी पीठ किए हुए खड़ी थी, और वो औरत
मन में कुछ गुनगुना रही थी। आसपास का माहौल भी काफ़ी खौफनाक था। चारों तरफ कोहरा छा रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे कि पूरा गांव कोहरे में डूब गया था। ठंड बिल्कुल ऐसी थी कि जैसे नंगे जिस्म पर कोई सुई की नोक चुभा रहा हो। आसपास के माहौल में ऐसी आवाज़ें आ रही थी कि जैसे कई सारे डरावने जानवर आसपास हों, पर कोई दिख ही नहीं रहा हो। इतने भीषण और खून को जमा देने वाले वातावरण में अच्छे अच्छे सूरमाओं की हालत खराब हो जाए तो ये तो फिर भी एक छोटा बच्चा था। वो काले कपड़े वाली औरत धीरे धीरे जाने लगी और उसके पीछे पीछे पिंटू भी जा रहा था। वो अपने वश में नहीं था और उस चुड़ैल के साथ साथ बस गांव से होकर उस चुड़ैल के बरगद वाले पेड़ तक जाए जा रहा था। थोड़ी देर बाद वो उस बरगद के पेड़ के पास खड़ा था। उसे होश आया और उसने देखा कि वो अपने घर में ना होकर बल्कि एक बड़े से बरगद के पेड़ के पास खड़ा था। वो यह सब देखकर डर गया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, मैं यहाँ कैसे आ गया? मम्मी, पापा, आप कहाँ हो? मुझे यहाँ डर लग रहा है। तभी अचानक आसपास किसी के ज़ोर से चिल्लाने और हंसने की आवाज़ आने लगी और उसने कहा कि कोई फ़ायदा नहीं है। पिंटू की हालत ख़राब हो चुकी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो डर के मारे इधर उधर देख रहा था। तभी उसने देखा कि उस बरगद के पेड़ पर एक काले रंग की शाल ओढ़े एक बूढ़ी औरत खड़ी थी और वो औरत दिखने में काफ़ी भयानक थी और उसके हाथ में कुल्हाड़ी भी थी जिसे वो अपने एक हाथ में लेकर उसकी ओर देख रही थी और हंसे जा रही थी। वो बोली, आज तो मैं पेट भर के खाऊंगी। गांव में बहुत दिनों से कोई मेरा शिकार नहीं बना है। और ऐसा बोलकर बड़ी ही भयानक हंसी हंसने लगती है और हंसकर एक झटके में उसके सामने आकर खड़ी हो गई। पिंटू ने उसकी भयानक शक्ल देखी और वहाँ से भागने लगा। तभी उस चुड़ैल ने उसे पकड़ लिया और उसके चेहरे पर अपने बड़े बड़े नाखून फेरने लगी, जिससे पिंटू के गाल पर एक नाखून से हल्का सा कटने का निशान भी लग गया। फिर धीरे धीरे वो औरत अपनी कुल्हाड़ी को उसकी ओर बढ़ाने लगी और कुल्हाड़ी का एक जोर का वार उस पे दे मारा। कुल्हाड़ी के वार से पिंटू बेहोश हो गया था। पर तभी अचानक उस जंगल में गांव वालों के आने की आवाज़ें आने लगी, क्योंकि जब पिंटू घर से गायब हुआ था तब बीच में सोनू की आंख खुल गई थी और उसने चारों तरफ पिंटू को ढूंढा था। तब उसे पता लगा कि पिंटू घर से गायब है, तो उसने उठकर अपने सभी घर वालों को इस बारे में बताया। और आज शाम को जब वो उस खंडहर में गए थे और उस चुड़ैल की जो आवाज़ें पिंटू को सुनाई दी थी, ये सारी घटनाएं भी अपने घर वालों को बता दी। घर वाले समझ चुके थे कि ये सब किया धरा उस बरगद की चुड़ैल का है। अब वो गांव वालों को इस बारे में बताते हैं तो सभी लोग मिलकर गांव में बने हुए हनुमान जी के मंदिर के पुजारी को लेकर उस जंगल की तरफ जाते हैं जहां पर वो बरगद का पेड़ था। वो सभी लोग जैसे ही वहां पहुंचते हैं वो देखते हैं कि उस चुड़ैल ने पिंटू को बेहोशी की हालत में अपनी गोद में उठाया हुआ है और वो उसके ऊपर एक कुल्हाड़ी का वार करने वाली है। पर वो ऐसा कर पाती उससे पहले ही उन पंडित जी ने गंगा जल का छिड़काव उस चुड़ैल पर कर दिया और जैसे ही गंगा जल उस चुड़ैल के शरीर पर गिरता है वो ज़ोर ज़ोर से तड़पने लगती है और पिंटू उसके हाथ से छूटकर ज़मीन पर गिर पड़ता है और वो चिल्लाते हुए उस बरगद के पेड़ पर चढ़ जाती है और वहाँ ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ें करती हुई गायब हो जाती है। अब सभी लोग पिंटू को उठाकर घर ले आते हैं। अब अगले दिन सुबह जब पिंटू को होश आता है तो उसे अपने साथ घटी हुई
वो सारी खौफनाक कहानी याद आ जाती है और पिंटू डर के मारे बहुत घबराने लगता है। लगभग 6 महीने तक पिंटू की हालत बहुत ही खराब रहती है। वो डर के मारे किसी से बात भी नहीं करता और चुपचाप अपने ही ख्यालों में खोया रहता है। पर कुछ दिनों के बाद कुछ मंदिरों में और कुछ पुजारी बाबाओं से उसका इलाज लेने के बाद पिंटू की हालत ठीक होने लगती है। पर अब वो समझ जाता है कि उस चुड़ैल की कहानी जो गांव वाले सुनाते हैं वो कोई झूठी कहानी नहीं है, बल्कि उस बरगद पर सच में एक डायन का वास है। मयंक एक मल्टीनेशनल कंपनी में ब्रांच मैनेजर की जॉब करता था। एक दिन मयंक को ऑफिस से घर जाने के लिए लेट हो गया था। सर्दी का मौसम होने के कारण रात भी जल्दी हो गई थी। ठंड भी बहुत शुरू हो चुकी थी। रास्ते में चलते चलते मयंक को अचानक एक आवाज़ सुनाई दी, रुक जाओ। मयंक वहीं पर ही रुक गया और पीछे मुड़ के देखा, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। फिर से वही आवाज़ सुनाई दी, सामने देखो। जैसे ही मयंक ने सामने देखा तो उसे ज़मीन पर कुछ चमकती हुई चीज़ दिखाई दी। मयंक दौड़ के उस चीज़ के पास गया और देखा तो यह कोई साधारण चीज़ नहीं थी, बल्कि एक चमकता हुआ हीरा था। उसने वह हीरा अपने हाथ में लिया। उसकी चमक देखकर मयंक की खुशी का पार न रहा, लेकिन मयंक को कहाँ पता था यह कोई साधारण है या बल्कि एक मायावी हीरा। अचानक उस हीरे में से आवाज़ आई, अगर तुम्हें और हीरे चाहिए तो इस ज़मीन को खोदो। इस ज़मीन के नीचे बहुत सारे हीरे हैं। मयंक खुश हो गया। उसने उस हीरे को अपनी जेब में डाला और ज़मीन खोदना शुरू किया। करीबन 2 फीट खोदने के बाद अचानक मयंक डर के मारे चिल्लाने लगा। इसके कारण उसका संतुलन खो गया और ज़मीन पर गिर पड़ा, क्योंकि उस गड्ढे में से हीरे मोती नहीं बल्कि किसी इंसान का कटा हुआ सर मिला था। अचानक से वह सर हवा में उड़ने लगता है और बोलता है, डरो मत, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हें बहुत सारे हीरे जेवरात भी दूंगा। बस मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ मेरे पीछे आते रहो। फिर वह सिर हवा में उड़ा और जंगल की ओर बढ़ने लगा। करीबन 1 किलोमीटर चलने के बाद वह सिर रुक गया। मयंक भी रुक गया। फिर उस सिर ने मयंक से कहा, इस ज़मीन के अंदर बहुत सारे हीरे मोती और जवाहरात छुपे हुए हैं। इस ज़मीन पे खोदने का काम शुरू करो। मयंक खुश हो गया और उस ज़मीन को खोदना शुरू कर दिया। खोदते खोदते उस ज़मीन के नीचे हीरे मोती तो नहीं बल्कि उस सर का कटा हुआ धड़ मिला। उसके बाद उस सिर ने कहा, अब तुम्हें एक आखिरी काम करना है, उसके बाद मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। तुम्हें कहीं से भी 1 लोटा खून का लाना होगा। मयंक ने बोला, 1 लोटा खून? पर मैं 1 लोटा खून कहाँ से लाऊंगा? उस सर ने कहा, चलो मेरे साथ। वो डरावना चेहरा मयंक को साथ लेकर थोड़ी दूर पे गया। वहाँ उसे एक इंसान को जाते हुए दिखाया। वो सिर बोला, उस इंसान को मारकर उसका खून ले आओ। मयंक डर गया और बोला, नहीं नहीं, यह मुझसे नहीं होगा, मैं यह नहीं कर सकता। अब उस सिर ने बोला, अगर तुमने यह काम नहीं किया तो मैं तुझे बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दूंगा, फिर तुम्हारी पूरी ज़िंदगी नर्क बन जाएगी। मयंक ने हाथ जोड़कर उस सर से कहा, मुझे माफ़ कर दो। अगर मैंने उसे मारा तो मुझे पुलिस गिरफ्तार कर लेगी और मुझे जेल जाना पड़ेगा। उस सिर ने अपने तंत्र मंत्र की शक्ति से एक छुरी और लोटा प्रकट कर दिया और गुस्से से बोला, अगर तुम मेरा यह काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दूंगा। मयंक ने मजबूरी में आकर उस आदमी को मार डाला
और उसका खून लेकर उस सिर के पास गया। वो सिर खून को देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, यह खून मेरे शरीर पर डाल दे। उस सिर के कहने पर मयंक ने खून को उसके शरीर पे डाल दिया। फिर कुछ ही देर में वो कटा हुआ सिर उस शरीर से जाकर जुड़ गया। यह सब देखकर मयंक की हालत अब खराब होने लगी थी। वो उस भूत को देखकर काफ़ी डर गया था। जैसे ही वो भूत जिंदा हुआ तो ज़ोर ज़ोर से हंसने लग गया और डरावनी आवाज़ में बोला, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है कि तुम्हें मुझे फिर से ज़िंदा नहीं करना चाहिए था। अब मैं सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि इस पूरे शहर को मौत के घाट उतार दूंगा। डर के मारे मयंक के मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से दौड़ने लगता है, लेकिन उस भूत ने छलांग लगाकर मयंक को ज़मीन पर गिरा दिया और बोला, मुझे बहुत भूख लगी है, अब मैं तुम्हारा मांस खाऊंगा। ऐसा बोलने के बाद जैसे ही वह भूत मांस खाने के लिए मयंक की तरफ आगे बढ़ा तो तुरंत ही उसका सिर धड़ से अलग हो गया। मयंक समझ नहीं पाया कि आखिर यह चमत्कार कैसे हुआ, पर जब मयंक ने पीछे मुड़कर देखा तो एक अघोरी बाबा वहीं पर खड़े हुए थे। उस अघोरी बाबा ने कहा, जब तुम उस आदमी को मारकर उसका खून ले जा रहे थे तभी मैंने देख लिया था और समझ गया था कि कुछ तो बुरा होने वाला है, इसीलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ तक चला आया और मैंने अपनी मंत्र की शक्ति से उस भूत को फिर से मार दिया। अब तुम चिंतित ना हो और अपने घर जाओ, अब तुम पर कोई भी खतरा नहीं है। मयंक ने राहत की सांस ली और वह वहाँ से अपने घर को चला गया। पर आज भी मयंक उस बात को याद करता है तो उसकी रूह कांपने लगती है और कई बार वो भूत मयंक को सपने में आकर दोबारा से एक खून का लोटा लाने को कहता है, पर मयंक इस डर को अपने अंदर ही छुपा कर रखता है। पूजा वर्मा जो एक सामाजिक कार्यकर्ता थी, उसकी शादी पटना में हुई थी। शादी के 2 साल में ही उसका तलाक हो गया था। अब वो अपने माता पिता के साथ पुणे में ही रहा करती है। अब वो एक संस्था के साथ जुड़ी हुई है जो घरेलू हिंसा का शिकार होने वाली महिलाओं की सहायता करती है। शादी टूटने से कोई भी महिला खुश नहीं रहती, लेकिन शादी करके जुल्म सहने से अच्छा है कि हम अकेले ही रहें। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। वैसे तो मेरे पति मेरा बहुत ही अच्छा ख्याल रखते हैं, लेकिन जब उनको गुस्सा आता है तो वो एक अजीब इंसान बन जाते हैं। उनकी आवाज़ भी भारी हो जाती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि उनके गुस्से की वजह से उनके अंदर ऐसा बदलाव आ जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। उनके ऐसे भयानक रूप के पीछे की सच्चाई कुछ और ही थी। एक रात को मैं और मेरे पति सो रहे थे। वहीं पे अचानक मुझे महसूस हुआ कि मेरे पति लंबी लंबी सांसें ले रहे थे और नींद में ही बोल रहे थे कि मुझे माफ़ कर दो, अब बस करो, अब बस करो, मुझे अब छोड़ दो, जो भी हुआ है उसमें मेरा कुछ भी कसूर नहीं है। यह सब सुन के मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैंने तुरंत ही उनको जगा दिया और पूछा कि क्या बात है, आपसे कौन सी भूल हुई है, आप नींद में यह क्या बोल रहे थे। मेरे पति ने बात को टालने की कोशिश की और कुछ भी बोले बिना ही सो गए। मैंने फिर से वही सवाल किया। उस समय वो गुस्से में आकर मुझे एक ज़ोरदार तमाचा मार देते हैं। ये पहली बार हुआ था कि उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया था। उसी रात को मैंने तय कर लिया था कि मैं इस रहस्य को जानकर ही रहूँगी। दूसरे दिन मैंने अपनी सास से उनके बेटे की कसम दिलाकर सारी सच्चाई के बारे में जान लिया कि हमारी शादी से पहले मेरी पति की
एक दूसरी लड़की के साथ सगाई हो चुकी थी और 3 महीने के अंदर वो सगाई टूट चुकी थी। सगाई टूटने के कारण उस लड़की ने पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली थी और वही लड़की अब प्रेत बनकर मेरे पति को सताने लग गई है। और इसी बात के कारण कोई भी परिवार अपनी बेटी देने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। इसीलिए उन्होंने ये बात हम लोगों से छुपाई थी। उस रात मैंने अपने पति से खूब झगड़ा किया। हम दोनों की बहुत देर तक रात को बहस चलती रही, क्योंकि इतनी बड़ी सच्चाई उन्होंने मेरे घर वालों से छुपाकर मेरे घर वालों के साथ धोखा किया था। अब वो बात बीत गई थी, परंतु कुछ दिनों के बाद एक दिन रात को करीबन 2 बजे मुझे मेरे पति जगाकर बोलते हैं कि तुम इस कमरे से बाहर निकल जाओ। उस समय उनकी आंखें खून से सनी हुई लाल रंग की हो चुकी थी और वो मुझे इस तरीके से देख रहे थे कि जैसे मैं कोई पराई व्यक्ति हूँ। मुझे पता था कि अगर इस समय मैं विरोध करूँगी तो मेरे पति मेरे साथ मारपीट करेंगे। इसीलिए मैं चुपचाप वहाँ से बाहर निकलकर नीचे ड्राइंग रूम में आकर सो गई। लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि मैं सोच रही थी कि मेरी आगे की ज़िंदगी इसी तरह बीतने वाली है, तो मैं अपनी ज़िंदगी यहाँ कैसे बिताऊंगी। उसी समय बेडरूम से किसी के साथ बात करने की आवाज़ें आने लगी। मेरा दिल डर के मारे कांपने लगा, क्योंकि कमरे में मेरे पति के अलावा कोई नहीं था। मैं तुरंत कमरे से झांक कर देखने लगी तो मेरे होश उड़ गए। हमारे कमरे में पंखे पर एक लाश लटक रही थी और मेरे पति लाश के नीचे बैठकर जोर जोर से रो रहे थे और पास में खड़ी हुई एक परछाई से बातें कर रहे थे। ये सब देखने के बाद मुझे तो चक्कर आने लगे। मैंने तुरंत ही मेरी सास और ससुर जी को उठाया और बेडरूम का दरवाज़ा खोलने के लिए कहा। थोड़ी ही देर में मेरे पति बेडरूम से बाहर आ गए और अपनी सारी बातों से मुकर गए और झूठ बोलने लगे। कहा कि उस समय कमरे में कोई नहीं था, मैं तो किसी से भी बातें नहीं कर रहा था, बल्कि मैं तो आराम से सोया हुआ था। ये सब बातें सुनकर मैं दूसरे ही दिन अपने माता पिता के यहाँ चली गई और सारी सच्चाई अपने घर वालों को बताई। मेरे पापा ने मुझे एक साधु के पास लेकर गए। मैंने उनको भी सारी बातें बता दी। तब उन्होंने जो कहा वो एक चौंकाने वाला रहस्य था। उन्होंने मेरी पति की कुंडली देखकर बोला कि जिस लड़की के साथ तुम्हारे पति की सगाई टूट गई वो तुम्हारे पति और घर वालों के त्रास के कारण मर गई थी और तभी से वो लड़की एक प्रेत बनकर उन सब से बदला ले रही है। तभी से उस लड़की की प्रेत आत्मा ने तुम्हारे पति के शरीर, मन और दिमाग पर कब्जा कर रखा है और वो कभी भी अपना बदला लेने के लिए कभी भी हमला कर सकती है। अब मैंने अगले दिन तलाक लेने के लिए कागजात तैयार करवा लिए। तलाक लेने के बाद मैं उस भयानक वातावरण से बाहर आ गई। मेरी खुशनसीबी है कि मैं ज़िंदा और सही सलामत हूँ, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे पति और उनके पहले की मंगेतर मेरी जान भी ले सकते थे। मेरा नाम आलोक मिश्रा है। मैं वेस्ट बंगाल के एक गांव में रहता हूँ। मैं अभी इंजीनियरिंग का अभ्यास कर रहा हूँ और साथ में ही मुझे बाइक राइड करने का भी शौक़ है। मैं अक्सर छुट्टियों के दिन या फिर वीकेंड पे अपनी बाइक लेकर लॉन्ग राइड पर चला जाता हूँ। पर एक दिन मेरे साथ कुछ ऐसी घटना घटी जिसे आज भी अगर मैं सोचता हूँ तो मेरी रूह कांपने लगती है। ये बात आज से 2 साल पहले की है। मैं अपनी बाइक लेकर कोलकाता लॉन्ग राइड पर गया हुआ था। रास्ता 3 दिन का था, इसलिए मुझे पहले से ही होटल बुक करनी पड़ी थी। तब रास्ते में चलते हुए मुझे बहुत भूख लगने लगी, इसलिए मैंने
अपनी बाइक को साइड में रोका और पास में नाश्ते की दुकान पर जाकर थोड़ा बहुत नाश्ता कर लिया और बाद में अपनी ट्रैवलिंग की शुरुआत कर दी। अचानक रास्ते में मेरा पेट बिगड़ने लगा। अब मैं होटल पे जा सकूं इतना समय भी मेरे पास नहीं था, इसलिए मैंने पास ही में बने सुलभ शौचालय का यूज़ करना सही समझा। वहीं पे मुझे किसी के पायल की आवाज़ सुनाई दी। मुझे कुछ अजीब सा लगा कि पुरुष के शौचालय में एक औरत का क्या काम। इसी समय वहाँ की लाइट चालू बंद होने लगी। मैं तो डर के मारे कांपने लग गया था। मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो चुके थे। मैंने ज़ोर से आवाज़ लगाई, कौन है जो यह मजाक कर रहा है? बाहर निकल के तुझे छोड़ूंगा नहीं। थोड़ी देर बाद वहाँ सब ठीक हो गया। मैं जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वॉशरूम का दरवाज़ा खुल ही नहीं पा रहा था। मैंने चौकीदार को आवाज़ लगाई तो उसने आके देखा तो दरवाज़ा बाहर से खुला हुआ था। फिर उसने आवाज़ लगाई कि साहब, दरवाज़ा तो खुला है, आप थोड़ा धक्का लगाकर बाहर आओ। मैंने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर भी मैंने दरवाजे को धक्का दिया तो दरवाज़ा झट से खुल गया। मैं पैसे देकर बाहर निकल ही रहा था कि फिर से मेरा पेट खराब होने लगा। मुझे वापस उस खतरनाक वॉशरूम में नहीं जाना था, लेकिन मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। इस बार लगभग 2-3 मिनट हुई होगी कि वापस से लाइट चालू बंद होने लग गई और साथ में किसी स्त्री के हंसने की आवाज़ भी आ रही थी। मुझे काफ़ी डर लगने लगा था। मैं जल्द ही अपना काम निकालकर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं वहाँ से उठ ही नहीं पा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे जानबूझ के नीचे धकेल रहा हो और मेरे ऊपर आकर बैठ गया हो। मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर खड़ा हो गया और दरवाज़ा खोल के बाहर निकल गया। बाहर आकर मैंने देखा कि सुलभ शौचालय का मुख्य दरवाज़ा बंद था और उस पर काफ़ी सारे जीव जंतु चिपके हुए थे। यह सारा खौफनाक दृश्य देखकर मेरे तो प्राण ही निकल गए, ऐसा महसूस होने लग गया। मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लग गया। वहाँ पे काफ़ी अंधेरा था और काफ़ी दुर्गंध भी आ रही थी। मुझे लगा कि मैं यहाँ से कैसे बाहर निकल पाऊँगा। मैं ऐसा सोच रहा था कि उसी वक्त मेरे सामने एक बड़ी बड़ी लाल आँखों और लंबे बालों वाली भयानक औरत आकर खड़ी हो गई थी। उसे देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए। मैं तुरंत ही दरवाजे की ओर दौड़ा, लेकिन घबराहट की वजह से मेरा पैर फिसल गया और मैं नीचे फर्श पर गिर पड़ा। पायल की आवाज़ कर रही वो भयानक औरत मेरी तरफ आ रही थी। उसे देखकर लगा कि आज मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है और अब मैं बचने वाला नहीं हूँ। थोड़ी ही देर में वो औरत मेरे पास आकर बैठ गई और मुझे जानवर की तरह सूंघने लगी। मुझे अपनी मौत साफ साफ दिखाई दे रही थी। अब मरना तो था ही, फिर भी मैंने अपनी सारी हिम्मत लगाकर एक आखिरी कोशिश की और ज़ोर लगाकर खड़ा हो गया और ज़ोर ज़ोर से दरवाजे को हिलाने लगा। थोड़ी ही देर में दरवाज़ा टूट गया और मैं वहाँ से बाहर निकल गया। जब मेरी नज़र बाहर खड़े लोगों के सामने पड़ी तो मैंने देखा कि लोग मेरे सामने ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई पागल खाने से भागकर आया हूँ। लोग मुझे यहाँ तक बोलने लगे कि पागल है क्या, पी के आया है। तभी वहाँ पास में खड़ा आदमी मेरे पास आके पूछता है कि भाई, तुम वहाँ अंदर क्या कर रहे थे? मैंने कहा, भाई मैं कोई अंदर घूमने तो गया नहीं था, बल्कि टॉयलेट करने के लिए गया था। मेरी बात सुनकर उस व्यक्ति ने मुझसे कहा कि तुम ज़रा पीछे मुड़कर तो देखो। मैंने उस आदमी की बात सुनकर पीछे मुड़कर देखा तो मेरे तो होश ही उड़ गए। वहाँ कोई भी शौचालय नहीं था।
बल्कि एक पुराना टूटा फूटा खंडर हो चुका मकान था। ऊपर वाले की मेहरबानी थी कि मैं सही सलामत बच गया और उस भयानक दिखने वाली चुड़ैल के चंगुल से बच निकला। तो दोस्तों, भूतों से जुड़ी हुई यह एक और सच्ची घटना आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और भूत प्रेतों से जुड़ी हुई ऐसी ही सच्ची और डरावनी घटनाओं से आपका सामना मैं रोज़ रोज़ इस चैनल के माध्यम से करवाता रहूँगा। तो यदि ये कहानियाँ पसंद आएँ तो द हॉन्टेड नाइट चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, ताकि आपकी रातें रोज़ डर का अनुभव कर सकें। धन्यवाद। आज मैं बहुत ही खुश हूँ, क्योंकि आज पूरे 11 साल के बाद मेरा दोस्त अमेरिका से अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस घर लौट रहा है। उसने भौतिक शास्त्र के विषय पर पीएचडी की हुई है। उसका मानना ये है कि दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं फिज़िक्स और साइंस छुपा होता है। खैर जो भी हो, पर इस कहानी में ऐसा क्या हुआ कि उसकी फिजिक्स भी उसके काम नहीं आई। चलिए आप और हम जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। जब वो अमेरिका से वापस आया तो सीधा मुझसे मिलने के लिए मेरे घर पर आ गया और आकर मुझे गले लगा लिया। मैं भी उसे देखकर बहुत खुश हो गया था। मैंने बोला, अरे अजय, अमेरिका से कब लौटा और मुझे बताया भी नहीं? तो उसने कहा कि आज ही लौटा हूँ और मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था, इसके लिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। उसने मुझसे पूछा कि और बता, क्या हाल चाल है, घर में सब कैसे हैं? मैंने कहा कि सब बढ़िया और घर में भी सब अच्छे हैं। तू बता, तू कैसा है? तुम्हारी पढ़ाई पूरी हुई या नहीं? उसने जवाब में कहा कि हाँ, मेरी पढ़ाई तो कंप्लीट हो गई है और अब मैं हमेशा के लिए इंडिया वापस आ गया हूँ और अब हम दोनों मिलकर खूब मौज मस्ती करेंगे। मैंने कहा कि ठीक है, और आज तुम्हें मेरे घर पर खाना खाने के लिए आना पड़ेगा। तो उसने कहा ज़रूर आऊँगा। फिर मैंने बोला कि उसके बाद हम कहीं घूमने जाएंगे और कुछ तूफ़ानी करेंगे, ठीक है ना? मेरा ऐसे बोलने के बाद उसने कहा बिल्कुल, मैं आज तुम्हारे घर पर ज़रूर आऊँगा। उसके बाद हम दोनों ने रात को खाना खाया और गांव के एक पुराने मंदिर में घूमने का प्लान बनाया। मैंने कहा कि अजय, क्या तुम्हें पता है ये मंदिर बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है? तो उसने हैरान होकर मुझसे कहा और मेरी तरफ देखा कि यह है तुम्हारा तूफ़ानी अंदाज। क्या यार, तुम मुझे कोई अच्छी जगह नहीं ले जा सकते थे? तुम मुझे लाए भी तो यहाँ, वो भी मंदिर। मैंने बोला, तुम चलो तो सही, बहुत मज़ा आएगा। लोगों का मानना यह है कि यहाँ पर भूत प्रेत और आत्माएं रहती हैं। ऐसा बोलने पर अजय ने मुझसे कहा कि क्या सच में यहाँ पर भूत है? तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? मैं नहीं मानता। मैंने बोला ठीक है, हम दोनों साथ में जाते हैं और पता लगाते हैं कि सच में यहाँ भूत है कि नहीं। फिर हम दोनों मंदिर के अंदर चले जाते हैं। मंदिर काफ़ी बड़ा था और थोड़ा भयानक भी लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि कई दिनों से यहाँ किसी ने साफ सफाई भी नहीं की हो। फिर हमने मंदिर के पुजारी से बात की। पंडित जी, हमने सुना है कि यहाँ आसपास कोई भूत का निवास है, क्या यह बात सही है? यह सुनकर वो पुजारी हमको घूरने लगा और बोला, चले जाओ यहाँ से, ये जगह तुम्हारे लिए सही नहीं है। मैंने बोला, क्यों पंडित जी? तो उन्होंने जवाब दिया, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें बताता हूँ। इतना कहकर वो हमें एक कमरे की तरफ ले जाते हैं और हम दोनों जैसे ही उस कमरे के अंदर जाते हैं तो वह पुजारी उस कमरे को बाहर से लॉक कर देता है। यह देखकर मैं और मेरा दोस्त अजय थोड़ा घबरा गए थे। वहाँ उस कमरे में अंदर झांकने पर हमने देखा कि वहाँ पर खूब सारे
हड्डियाँ और अस्थियाँ पड़ी हुई हैं। ये देखकर हमारे तो होश ही उड़ गए थे और वहाँ पर बहुत ज़्यादा दुर्गंध भी आ रही थी। उतने में ही पीछे से दो बड़े और भयानक दिखने वाले आदमी हमारे पास आते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि मांस और खून पीने वाले नरभक्षी हैं। यह सब देखकर हम दोनों बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। हमने तो मान ही लिया था कि अब हम जिंदा नहीं बचेंगे। फिर उन दोनों ने हमें कस के पकड़ लिया और हमें घसीटते हुए कमरे के एक कोने की तरफ ले जाने लगे। ऐसा देखकर हम दोनों काफ़ी डर चुके थे। हम जान बचाने के लिए ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे, पर किसी ने हमारी आवाज़ नहीं सुनी और कोई भी हमें बचाने के लिए नहीं आया। इतनी ही देर में वो पंडित जी एक बड़ी सी चमत्कारी तलवार लेकर हमारे रूम में आए। फिर उन तीनों ने रूम में एक जगह आग लगाकर मंत्रों उच्चारण करना शुरू कर दिया। हम दोनों यह सब देखकर डर के मारे और ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे। ठीक उसी समय किसी ने हमारे रूम का दरवाज़ा बाहर से खटखटाया। दरवाजे की खटखटाहट सुनकर उन तीनों ने कमरे की आग को बुझा दिया और तीनों उठकर दूसरे कमरे में चले गए। हमने तुरंत ही उठकर उस कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। हमने देखा कि दरवाजे के सामने उस मंदिर के ट्रस्टी और आसपास के रहने वाले लोग खड़े थे। हम कुछ बोल पाते उससे पहले ही उन लोगों ने हमें धमकाना शुरू कर दिया। उन्होंने हमसे कहा कि तुम दोनों कौन हो और क्या यहाँ मंदिर में चोरी करने के लिए आए हो? सच बताना, वरना हम पुलिस को बुलाएंगे। हमने हमारे साथ जो भी घटना घटी थी वो पूरी घटना साफ साफ उन लोगों को सीधे शब्दों में बता दी, परंतु उन लोगों को हमारी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था और बल्कि वो उल्टा हमें दोबारा डांटने लगे थे और बोल रहे थे कि तुम दोनों क्या बोल रहे हो, लगता है तुम यहाँ नशा करके आए हो। ये मंदिर तो कई सालों पहले ही खंडर हो चुका है और यहाँ कोई पुजारी भी नहीं रहता। चलो अब भागो यहाँ से, वरना हम पुलिस को बुलाकर तुम्हें हवालात की हवा खिलाएंगे। यह बात सुनकर हमारे तो होश ही उड़ गए थे, क्योंकि हमने अभी अभी जिन तीन लोगों को देखा था वो कोई इंसान नहीं बल्कि उनकी प्रेत आत्माएं थी। यह जानकर हम तुरंत ही मंदिर से बाहर चले आते हैं। बाहर आते समय मैंने मंदिर की खिड़की की तरफ देखा तो वो तीनों, वह पुजारी और वो दोनों खौफनाक बड़े से आदमी उस खिड़की पर खड़े हुए थे और मेरी तरफ देखकर मुझ पर हंस रहे थे। मैं और मेरा दोस्त तुरंत अपनी बाइक लेकर वहाँ से घर चले जाते हैं। आज भी मैं जब उस वाकया के बारे में सोचता हूँ तो मेरा दिल डर के मारे कांपने लग जाता है। तो दोस्तों, भूतों से जुड़ी हुई यह एक और सच्ची घटना आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और भूत प्रेतों से जुड़ी हुई ऐसी ही सच्ची और डरावनी घटनाओं से आपका सामना मैं रोज़ रोज़ इस चैनल के माध्यम से करवाता रहूँगा। तो यदि ये कहानियाँ पसंद आएँ तो द हॉन्टेड नाइट चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, ताकि आपकी रातें रोज़ डर का अनुभव कर सकें। धन्यवाद।